हेलो। अरे मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही? यस सर, आ गई। आ रही है, चलिए। हाँ, चलिए आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं हम लोग। ये क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? डेस्टर वेस्टर कहाँ चला गया यार? नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हिंदी है लेखांकन के जो सिद्धांत है उसके बारे में हमें देखना है। अब ये देखिए कि लेखांकन के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं सिद्धांत, और इनके द्वारा किसी चीज में क्या फायदा मिलता है या कोई विषय कैसे इनके हिसाब से चलता है। पहले समझिए कि अकाउंटिंग क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग? जैसे आप अन्य विषय पढ़ते हैं, अन्य विषय जितने भी पढ़ते हैं आप, उन हर विषय के लिए एक भाषा होती है। ऐसे ही जैसे मान लिया आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, तो समाजशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है? समाजशास्त्र के लिए हमें ऐसी कौन सी चीज पढ़नी होती है जिसे हम कह सकते, जिससे हम समाज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? हिस्ट्री मेरे पास है। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में क्या होता है कि इस विषय में क्या हो सकता है। ऐसे ही फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रकार के विषयों, प्रत्येक प्रकार के विषय, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया या हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? जानते हैं इसके बारे में क्या है? व्हाट इज दिस? बताइए। हमने यहाँ पर ये लिख दिया, क्या लिखा हुआ है ये? कोई बताइए। सर एल। ये लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? सर ये एल। अब आप देखिए, सर एस। जैसे आप इसको एल बोल रहे हो और इसको आप कुछ और बोल रहे हो, इसको आप कुछ और बोल रहे हो, तो ये तो मैथ्स की परिभाषा है। मैथ्स की भाषा। ये बताइए क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? बोलिए। सर पाई। पाई है, ठीक। अब आपने इसको कैसे जाना कि ये पाई है? क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है कि नहीं? ऐसे ही जितने विषय होते हैं उन विषयों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा हमने बैलेंस शीट, ठीक है, बी अपान एस कर दिया, और ये 4 खाने 5 खाने हमने बना दिए, लाइबिलिटी और एसेट लिख दिया, ठीक। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो कॉमर्स ना पढ़ा हुआ हो, क्या उसको इसके बारे में कोई अंदाजा होगा क्या लिखा हुआ है, क्या है ये? और नो हम सर। आपको रोज बताते हैं, नो लिखा सर। बी आपने कैसे लिख दिया, आप तुरंत समझ जाते हैं बैलेंस शीट लिख रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और यहाँ लिखा टू नेट प्रॉफिट, तो आपके ऊपर चाहे कुछ नया लिखा हुआ हो, आप तुरंत समझ जाते हो कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बोलिए। नो सर। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रत्येक विषय की अपनी एक भाषा होती है, या प्रत्येक विषय के अपने कुछ सिंबल्स होते हैं। हमें अगर फ्रेंच पढ़ा दिया जाए, फ्रेंच के वर्ड्स दे दिए जाए, या उर्दू के वर्ड्स हैं जैसे अलिफ बे ते से,
दुनिया भर का लिखा हुआ है, तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं उसको। ऐसे ही जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग भी, अकाउंटिंग किस चीज की लैंग्वेज है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये व्यवसाय की लैंग्वेज है, व्यवसाय या बिजनेस का लैंग्वेज होता है। इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अब मान लिखा हो कंपनी के, यहाँ लिखा हुआ बैलेंस शीट ऑफ राम एंड कंपनी, तो क्या होगा? राम एंड कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को आप इस पॉइंट से डिपिक्ट कर सकते हो। यू कैन डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम दिस बैलेंस शीट ऑफ राम एंड कंपनी। तो जो व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं, व्यवसायिक संस्थाओं से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, कह सकते हैं। एज सच द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस लाइक अकाउंटिंग शुड बी इंटेलिजिबल and more reliable to the persons to whom the communication is made. When we are going to communicate any information to anybody about our business concern in the form of accounting, it should be intelligible. उसको समझ के हम कुछ देख के कुछ समझ सकते हो, कुछ कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे आप कि वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है या अकाउंटिंग है, ठीक है। टू मेक द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग इंटेलिजिबल एंड मोर रिलायबल टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ बेसिक अकाउंटिंग assumptions, postulates, principles, etc. are concept and conventions have been involved. इस अकाउंटिंग की भाषा को समझने समझाने के लिए बहुत सारे अकाउंटिंग assumptions, बहुत सारे postulates, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे प्रत्यय और बहुत सारे कन्वेंशंस को इजाद किया गया है, उनको बनाया गया है। अब जरा देखिए, ये बनाने का मतलब है, why do we make some assumptions, why do we make conventions, why do we make concepts or principles for any subject। किसी विषय के लिए ये जो प्रत्यय बनाए जाते हैं, उन प्रत्ययों को बनाने क्यों बनाए जाते हैं? अगर कुछ बनाते हैं तो बनाने का मतलब हुआ कि हम, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपके सामने, एक मकान बनाता हूं। हमने एक मकान का खाका खींचा जिसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये मकान बने हुए हैं। ऊपर से हमने बहुत सारी चीजें और बना दिया, ठीक है, ये मकान का गुंबद बना दिया मैंने। तो ये जो कुछ भी बना हुआ है, ये कैसे बना होगा? एक एक ईंट जोड़ने के पश्चात इस मकान का निर्माण हुआ होगा, है कि नहीं? ऐसे ही जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग भी उसी प्रकार के बहुत सारे कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, पोस्टुलेट्स को जोड़कर अकाउंटिंग का मकान या अकाउंटिंग के विषय को स्थापित किया गया है। देयरफॉर वी कैन से टू मेक एनी सब्जेक्ट रिलायबल। मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, बालू चाहिए होता है, जाने क्या क्या चाहिए होता है। उन सब के मिश्रण को करते हैं, तब जाके कोई मकान बनता है। इसी तरह से विषयों के जो कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्ट्स के थ्रू उस सब्जेक्ट का जो महल बनता है वो तैयार किया जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट द अकाउंटिंग assumptions, conventions, concepts, principles, etc. are the bricks of subject accounting। भाई आवाज में अंडरस्टैंडेबल है? यस सर। ठीक है। तो जब कंसेप्ट लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस सब्जेक्ट के लिए उसकी नींव बना रहे होते हैं। अगर किसी भी मकान की नींव देखो आप, मकान की नींव जो होगी वो बहुत मोटी सी होगी, बहुत सारे ईंट लगाए जाएंगे, पत्थर लगाए, सीमेंट खूब सारी भरी जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे मकान की जो स्ट्रेंथ होगी इसी पर डिपेंड करेगी कि वो कितना स्ट्रेंथ लेगा, मकान कितनी मंजिल बन सकता है। तो अगर किसी विषय के जो कंसेप्ट हैं वो कमजोर होंगे, कन्वेंशंस कमजोर होंगे, तो विषय बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। ऐसे बहुत सारे विषय डेवलप किए गए, वो विषय आज कहीं पे स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनकी जो नींव है वो नींव कमजोर है। अब जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष का सब्जेक्ट है, ये ज्योतिष का सब्जेक्ट बहुत अधिक पॉपुलर नहीं हमारे यहाँ। क्यों नहीं पॉपुलर है? कि लोग कहते हैं उसकी नींव नहीं अच्छी है, नींव अच्छी नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं
इसलिए उसकी नींव आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जो समझने वाले बता सकते हैं आपको कि ये जो एक ज्योतिष का विषय है, ये बहुत गहरा विषय है। जब विज्ञान नहीं था तभी आया हुआ था। आपको पता ही होगा कि जो हमारी सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापी गई है, जो एग्जैक्ट दूरी आज के हमारे साइंटिस्ट बड़े बड़े टेलीस्कोप से नापते हैं, उसकी तुलना में हमने पहले नाप रखा है। कौन सा दिन महीना क्या पड़ेगा, इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी वाले सिस्टम में जो पत्रा देखते हैं पंडित जी लोग हमारे, वो बता सकते हैं कि सूरज कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। तो देखिए कि उसको स्टेब्लिश किया गया होगा तभी उसको उत्तर मिलता होगा। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी विषय हैं, उन विषयों को स्थापित करने के लिए टू स्टेब्लिश एनी सब्जेक्ट्स more and more precisely, they are made on the bricks. Different types of bricks are known as the assumptions, postulates, principles, concept, conventions, etc. उनका नाम ये दिया जाता है। ठीक, अब जैसे दुनिया के सब्जेक्ट है वैसे अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी है। तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट को भी देखिए, ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग 1 करोड़ साल पहले आ चुका होगा, ऐसा तो है नहीं। अकाउंटिंग कब आया भारतवर्ष में, दुनिया में? कब आया? आपने ल्यूका पैशोली का नाम सुना है? मॉडर्न अकाउंटेंसी के जनक कौन कहलाते हैं? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी? बोलो भाई, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी? उत्तर देगा? बोलिए भाई, कोई है इसमें बोलने वाला कि सब चुप रहोगे? बोलो भाई, आयुष। नो सर, मुझे नहीं पता सर। मॉडर्न अकाउंटेंसी सर लूका फिलोई की कुछ ऐसी हो। पैसियोली। हाँ सर। का नाम है ल्यूका पैसियोली, ठीक है। तो जो ल्यूका पैसियोली है, इसने जो प्रेजेंट टाइम में आप डेबिट क्रेडिट का नियम जानते हो, ये उसने इसको याद किया। ये हजारों साल पहले नहीं याद हुआ होगा, 100, 200, 500 साल पहले, 1000 साल पहले स्टैब्लिश हुआ होगा। किताब पढ़ के देखिएगा कि ल्यूका पैसियोली, आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि ल्यूका पैसियोली ने मॉडर्न अकाउंटेंसी को जन्म दिया। वो कहाँ का था, कब पैदा हुआ, किस सन में उसने इस बात को कहा, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। किताब में बता नहीं रहा है, क्वेश्चन तैयार करेगा। ठीक, तो ल्यूका तो भी हमारे सामने अकाउंटिंग के कंसेप्ट इजाद किए। जैसे मान लीजिए एक कंसेप्ट आपके सामने है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, आप इसके आधार पर क्या कोई एंट्री करते हैं? बोलिए, सेपरेट एंटिटी के आधार पर क्या कोई आप अकाउंटिंग का रूल है ऐसा जिसके द्वारा आप कोई डेबिट या क्रेडिट करते हैं? बोलिए। आई डोंट नो। क्या कोई एंट्री करा आपने आज तक कि नहीं किया हुआ है? नो सर, नहीं किया हुआ है। लेकिन जब मैंने आपसे शुरू में अकाउंटेंसी की बात करी थी और हमने आपसे पूछा था कि आपने एक व्यवसाय में 5,000 रुपए लगाए, मतलब कैपिटल के रूप में आप 5,000 रुपये लगा रहे हो, तो एंट्री क्या लिखते हैं? देखिए, अगर हम इसकी एंट्री सिंपली, मैंने नियम नहीं जानता मैं, अगर मैं एंट्री करना चाहता हूं तो देखिए यहाँ क्या होगा कि एक तरफ से कैश क्या हुआ, कैपिटल लगाया, तो कैश हमारी तरफ से गया है कि नहीं? बोलिए, कैश गया? यस सर, यस सर। तो जब कैश जाएगा तो क्या एंट्री होगी? यहाँ लिखोगे टू कैश, यही होगा ना, टू कैश। और यही कैश 5,000 रुपए मिल रहा है किसी को, तो वो क्या करेगा? यहाँ होगा कैश अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा 5,000 रुपए से, ठीक है ना? बोलिए, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं खाली प्रश्नों को उलझाता हूं जिससे आप उसका उत्तर ना दे पाइए। थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अकाउंटेंसी का जो बच्चा कॉमर्स का नहीं होगा, अकाउंटेंसी उसको भी आ जाएगी, बहुत सिंपल होता है ये।
हमने Okay. लिखा कि कैश किसी को दिया आपने, तो क्या होगा, कैश गया, और Yes sir. दिया तो लिखा आपने, आपकी तरफ से चला गया 5,000, तो आपने क्या कर दिया, इसको लिख दिया टू कैश। और यही कैश किसी को मिला 5,000 रुपए, तो क्या होगा, रिसीव भी कैश होगा, नहीं होगा। मान लिया व्यापार के मालिक हैं Yes sir. और आपने किसी को कैश दिया, पैसा को कैश दिया, Yes. तो क्या लिखेंगे अपने खाते में, टू कैश 5,000। और Yes क्योंकि sir. आपकी प्रॉपर्टी है वो, तो आप यहाँ लिखोगे कैश रिसीव 500 रुपए ही लिखेंगे। तो यहाँ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि ये जो हमने लिखा हुआ सामने कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री आज तक आपको जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी, मिली है क्या? इतने क्वेश्चन आपने No, किया sir. अभी तक, क्या आपको ये एंट्री कहीं मिली है? ऐसी नहीं हुई। अभी बोलो भाई, ऐसी एंट्री कहीं मिली है आपको? No sir. नहीं मिली है। लेकिन होना क्या चाहिए था, यही तो होना चाहिए था यार। एंट्री तो हमारे सामने यही होनी चाहिए थी कि हमने एक कैश दिया और क्योंकि कंपनी मेरी ही है तो हमने कैश को प्राप्त कर लिया। Therefore we have to write cash account debit to cash account। लेकिन क्योंकि हमको आज तक जब हमने फंडामेंटली अकाउंट पढ़ा था, तो उस फंडामेंटल अकाउंटिंग में हमको कम से कम सैकड़ों क्वेश्चन कर चुके होंगे पिछले 4 सालों में, 10th क्लास 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। लेकिन आज तक हमको ये वाली एंट्री कहीं नहीं मिली हुई है, जबकि एंट्री यही होनी चाहिए थी, है कि नहीं? एंट्री यही होनी चाहिए थी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए कि आपने क्या किया है, सोचा है कि ये जो कैपिटल है, अगर कैपिटल के रूप में कोई पैसा, कोई धनराशि लगाई जाएगी, तो वो ये माना जाएगा कि हम कंपनी के मालिक जरूर हैं, लेकिन कंपनी हमसे अलग है कि नहीं? ये सोचते हैं आप सेपरेट कंसेप्ट में कि कंपनी मुझसे अलग है। अतः कंपनी अपने यहाँ क्या, दो लोग होंगे यहाँ पे, एक तो होगा कंपनी और मान लीजिए मेरा नाम है विजय, तो हमने लिख दिया विजय। अब दोनों लोगों के लिए इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अलग अलग पड़ेगा। जब कंपनी ले रही है, उसको पैसा प्राप्त कर रही है, तो कंपनी यहाँ लिखेगी कैश अकाउंट डेबिट करेगा, और विजय अपने यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपने यहाँ से कैश गया तो हम लिखेंगे टू कैश। लेकिन क्योंकि आपको ये पता है एक डेबिट के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है, तो यहाँ देखिए डेबिट कॉलम में कुछ नहीं आया और यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में कुछ नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा, ये मान लिया जाएगा यहाँ पर कि कंपनी मेरी भले ही है, लेकिन कंपनी का मान लीजिए नाम लिख दिया मैंने, मोनिका लिख दिया, मोनिका एंड कंपनी लिख दिया, तो ये हमने कैश मोनिका एंड कंपनी को दिया, ठीक है ना? तो मोनिका क्या करेगी अपने हाथ, मोनिका कंपनी क्या करेगी, अपने यहाँ लिखेगी कैश अकाउंट डेबिट मिला उसको, और किससे मिला है वो लिखेगा, यहाँ लिखेगी यहाँ पर टू विजय। आगे बात समझ में नहीं आई अभी तक? बोलिए भाई, कोई बोलो। आयुष धीमान, दिया नेगी, ईशा त्रिशाली, मनीषा, प्रिया पांडे, ऋषिका तमोली, सलोनी चौहान, कोई बोलो। यही Yes. करेंगे ना? Yes sir. आया। आगे समझ में, Yes कैश sir. अकाउंट डेबिट टू विजय लिख दिया मैंने। ये किसके यहाँ हुआ, ये हुआ मोनिका एंड कंपनी के यहाँ, क्योंकि उसको कैश मिला और विजय ने दिया। अब जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, Yes sir. विजय है, विजय नाम का व्यक्ति पैसा जरूर दे रहा है, लेकिन कैपिटल के रूप में पैसा दे रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कैपिटल, और यहाँ देखिए विजय ने लिखा टू कैश। अब इन्होंने किसको दिया है पैसा, वो पैसा दिया हुआ है मोनिका एंड कंपनी को दिया हुआ है, तो मोनिका एंड कंपनी डेबिट करेगा 500 रुपए से, और यही 500 रुपए से कैश क्रेडिट कर देगा। लेकिन क्योंकि मोनिका कंपनी की बात कर रहा है, हम कंपनी की तरफ से एंट्री कर रहे हैं, हम विजय की तरफ से एंट्री नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कैश मिला और टू विजय लिख दिया, तो ऐसी अवस्था में माना जाएगा कि विजय ने कैश दिया तो विजय का नाम लिख दिया। लेकिन जब कैपिटल के रूप में लगाया जाता पैसा, तो आप एंट्री क्या करते हैं, आप लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, लिखते हैं कैपिटल। ऐसा है कि नहीं, ऐसा करते हो आप? Yes ऐसा sir. करते हैं कि नहीं करते आप? Yes sir. Yes sir. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन लिखना जो है कैश अकाउंट डेबिट टू कंपनी के जगह पर, ठीक है? अब देखिए, जब भी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैश के रूप में पैसा लगाया जाएगा कंपनी में, कैपिटल के रूप में लगाया जाएगा कैश, तो उस जगह पर
हम विजय का नाम नहीं लिखेंगे, उस जगह पे हम कर देंगे कैपिटल। ठीक है, तो ये एंट्री जो हमारी थी कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए था हमको, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है कि कंपनी और कंपनी का मालिक बोथ आर सेपरेट एंटिटी। विजय अलग नाम है और मोनिका एंड कंपनी अलग नाम है। तो विजय ने मोनिका एंड कंपनी को पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो देयरफॉर यहाँ पे टू विजय ना लिख के टू लिखेंगे कैपिटल। अब मान लीजिए 100 लोगों ने कैपिटल लगा रखी हो, तो उसका नाम यहाँ करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख देंगे और सारा इकट्ठा कर देंगे अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई विजय, राम, मोहन, श्याम, पप्पू, गुड्डू, मुन्नू, सब लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे करके लिखोगे आप। ये किस कारण से होता है, उसका मुख्य कारण है ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैपिटल यहाँ पर नहीं लिखते। अब दूसरी चीज आती है, ये जो सही था हमने उसको क्यों नहीं लिखा। ये प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही दिमाग में, कि जो सही था हमने उसको क्यों नहीं लिखा। उसको हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने एक कंसेप्ट मान लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, और जब हम किसी को मान लेते हैं तो हम उसके साथ वही बर्ताव करते हैं जीवन भर। जैसे आप घर से निकलते हैं, बहुत सारे हिंदू बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत सारे और भी बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, तो जरा बताइए कि आपने अगर किसी पत्थर को भगवान माना है और आपके घर वाले कहते हैं जब 7 बच्चे रहते हो जाते हो मंदिरों में, तो आप क्या करते हैं, कोई पत्थर की मूर्ति रखी हुई है सामने सर झुकाते हो, आप झुकाते हैं। यस सर। क्यों झुकाते हैं भाई, कोई दबाव होता है, माँ बाप नो कहते हैं, सर। कोई नो दबाव नहीं सर। होता, कोई दबाव नो नहीं। सर, अपना आप मंदिर के सामने झुक जाते हो, अपने आप सर झुकते हो, माँ बाप साथ चले गए मंदिर में, तब तो कहेंगे बेटे सर यहाँ पटक अपना। लेकिन जब आपके पापा मम्मी बड़े हो जाते हो, साथ नहीं जाते हैं, सड़क पे सैकड़ों मंदिर मिलते हैं आपको, और अपनी गाड़ी में आप जा रहे होते हैं, बाइक से स्कूटर जा रहे होते हैं, क्या अपना सर झुकाते हैं वहां पे, अपने झुकाते हैं? नो सर, कोई कोई हॉर्न मारता है। कोई कोई लोग नहीं झुकाते हैं, ठीक कि हमने सामने झुकाना है, आगे कौन ठोक देगा कोई मुझे। लेकिन 99% केस में ऐसा होता है कि जो जिस तरह का धर्म अपनाया हुआ है, अगर उस तरह के धर्म धार्मिक स्थल पड़ते हैं तो वहां सर अपने आप झुका दिया जाता है, कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये मान लिया गया है कि हमारे देवी देवता हैं, हमको इनको ऐसे ही ट्रीट करना है, गलत तो नहीं कह रहे हैं हम। ऐसे ही हम यहाँ पर जो एंटिटी कंसेप्ट है या जो कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्ट्स को जो भी कह दिया गया है हम उसको मान लेते हैं कि पत्थर में भगवान है, मस्जिद में हमारे अल्लाह मियाँ रहते हैं, गुरुद्वारे में हमारे भगवान जी ने गुरु गोविंद सिंह रहते होंगे, जने कहाँ कहाँ, और जो चर्च में जो है हमारे ईसा भाई ईसा जी रहते हैं, भाई बोल के उनको। तो इस तरह से हमने माना हुआ है। तो जिन चीजों को हमने मान लिया हुआ होता है, सेंटेंस पर ध्यान देना आपको, जिन चीजों को हमने मान लिया है उन पर हम कोई तर्क नहीं करते। ठीक है, हम उसी तरह से उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है, ऐसे आपको कम से कम 50 कंसेप्ट मिलेंगे। इन कंसेप्ट्स को हमने लिखने की जगह पर ये, उसकी जगह पर हम लिखते हैं क्योंकि हमने इनको मान लिया है। तो जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब उस व्यक्ति के लिए जो अकाउंटिंग जानता हो, जो अकाउंटिंग नहीं जानता उसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं करता है वो। तो ये सर्व स्वीकृत सार्वभौमिक सिद्धांत है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारी अकाउंटेंसी चलती है। जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं वो यही सब नियम कानून कायदे होते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कह लें, पोस्टुलेट्स कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें, कन्वेंशंस कह लें, अजम्पशंस कह लें, कुछ भी नाम दें, लेकिन वो होंगे हमारे यही माने हुए देवी देवता अकाउंटेंसी के लिए। तो इन देवी देवताओं को मानते हुए जैसा कहा गया है वैसे ही हमारे पूर्वजों ने कह रखा है, मान लिया है, हमको उसी तरह से एंट्री करनी होती है। इसलिए इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की, कन्वेंशंस की, पोस्टुलेट्स की, अजम्पशंस की या प्रिंसिपल्स की भारी मान्यता है, या भारी मतलब हम सब एक मत से इसको स्वीकार करते हैं और उसी के आधार पर अपने लेखों को, अपने खातों को तैयार करते हैं, उसी तरह से हम
लेखे करते हैं, डेबिट क्रेडिट के नियमों को ताक पे रखते हुए, है कि नहीं। यहाँ देखिए हमने नियम यहाँ लिखना चाहिए, हमने क्या बंद किया इसको, और हमने मान रखा अपना इसको कि हमारे अकाउंटिंग के बहुत सारे देवी देवता हैं, उन देवताओं में से एक देवता ये है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसके आधार पर मान लिया गया है कि व्यक्ति और व्यवसाय, भले ही व्यक्ति का ही व्यवसाय हो, उसी व्यक्ति का व्यवसाय हो, उसे उसके एंटिटी से अलग माना जाता है, मतलब व्यक्ति अलग है और संस्था अलग होती है। आई बात समझ में? बोलो भाई, बात समझ में आ रही यस है? सर, यस सर। बेटा बताना मुझको, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो बहुत सारा बोलने लगता हूँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मेरी बातों से, इसलिए जो कोई कंफ्यूजन हो आप तुरंत दूर करिएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो कि व्हाट इज कंसेप्ट आर कन्वेंशंस, तो ये मैंने बताया आपसे, कंसेप्ट या कन्वेंशंस माने हुए ऐसे डेविल्स हैं या देवी देवता हैं जिसके द्वारा हम जिसे हम लेखांकन के नियम कहते हैं, और नियमों, उन्हीं नियमों के आधार पर अकाउंटेंसी को स्टेब्लिश किया गया है। तो दीज आर नोन एज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें कोई, हम कभी भी कोई जिरह नहीं करते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के कारण ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। ना मैंने अपने गुरु से पूछा, न आप मुझसे पूछते हो, क्यों? क्योंकि मान लिया गया है। तो जो मानी हुई चीजें हैं उन पर हम कोई बहस नहीं करते हैं, उसको हम जस का तस मान लिया करते हैं। इस तरह से अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स होते हैं, उन्हें उनको स्टेब्लिश करने के लिए, अकाउंटिंग विषय को स्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। इन्हें ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। अब आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बता दिया क्या होते हैं, तो एक बार मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमने मीनिंग को बता दिया, बहुत जिस तरह से मुझे समझाने का तरीका मुझे पता था वो हमने बता दिया आपको, ठीक। अब चाहो तो मैं एक सेंटेंस और 2 सेंटेंस और बोलूं इसके बारे में। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसकी मीनिंग क्या है, तो जितना मैंने बोला अभी तक आपके सामने वो सब का सब मीनिंग के ही पर्यायवाची थे, मीनिंग के ही उपसंहार थे, या मीनिंग के बारे में जितने स्टेटमेंट कहे गए हैं वो सारे मीनिंग के बारे में कहे थे। अब ऐसे अगर आपको लिखना होता है, मैंने समझाया आपको, अब आपको ये समझाना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो आप एकदम सिंपल कह सकते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स आर कंसेप्ट्स आर जनरल गाइडलाइंस। ये सामान्य तरीके के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। अब परिभाषाएं बहुत सारी दे रखा लोगों ने, जैसे एक है AICPA, इसको कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसने बताया प्रिंसिपल्स मींस क्या होता है कि अ जनरल लॉ आर रूल adapted or professed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practices. This is known as the principles of accounting. So accounting principles are really speaking the rules which are based on the customs, uses, experience, traditions, dual necessity, and all accounting practices are based on these accounting principles. These principles therefore are not fixed. ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, they vary according to change in place and time. समय और स्थान के आधार पर इनको हम परिवर्तित भी कर लेते हैं या परिवर्तनीय होते हैं, इसको हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब कोई डाउट बताइए, इज देयर एनी डाउट? इज देयर नो एनी सर। डाउट? कोई किसी को कंफ्यूजन है इसमें? मैं इसके नो पहले सर। वही बोला था, अब यहाँ मैंने पूरा स्टेटमेंट सीधा सीधा कर दिया आपके सामने, ठीक है। बस इतना हो गया आज के लिए, और बहुत सारे कम लोग आ रहे हैं इसमें, 14 पार्टिसिपेंट्स हैं प्रेजेंट टाइम में, वैसे 18 और 19 तक थे यहाँ पर पूरे मिला के, 19 पार्टिसिपेंट्स हैं प्रेजेंटली। तो प्लीज क्लासेस ज्वाइन करिए, अटेंडेंस हम बाद में दे नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके बेटा, यस सर। समझ में ओके आ रही सर। बात मेरी कि नहीं आई? ओके सर। सर हाँ जी सर। सर आ रही और अपने आप को इम्प्रूव आ रही करिए। है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, आ रही है सर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके सर, बाय। बाय। बाय।